दोस्तों, बिहार में असेंबली इलेक्शन से पहले एसआईआर एक्सरसाइज कंडक्ट कराई जा रही है, दैट इज स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। तो उसके दौरान देखा गया कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन बिहार लेजिस्लेचर तेजस्वी यादव, उनका जो आईडी था ना, इलेक्शन आईडी, वो कहीं ना कहीं प्रॉपरली रिलीज्ड नहीं कंसिडर किया गया। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन के द्वारा तेजस्वी यादव को कहा गया कि आप अपनी वोटर आईडी सबमिट करिए, जिससे कि हम प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सकें कि आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं वो वैलिड हैं कि नहीं। तो इस बात को लेकर के एक अलग ही पॉलिटिकल रॉ वहां पर चल पड़ी है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, जिसके लीडर हैं तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से ही एलिगेशन लगाना स्टार्ट कर दिया गया है कि भाई ये तो सारा मामला बीजेपी की तरफ से ऑपरेट कराया जा रहा है। सो द पॉइंट इज कि कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जैसी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, उन पे ये एलिगेशंस बार बार लगते रहते हैं कि ये तो रूलिंग पार्टी के पिट्ठू बन के रह जाते हैं। तो ऐसे में ये एक अपने आप में इंपॉर्टेंट पॉइंट बन गया था। बट मेरा एक आपसे सवाल है कि बिहार में जिस तरीके से अभी एसआईआर कंडक्ट हो रहा है, ये पहली बार नहीं है, पहले भी हो चुका है। आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि पहले कब हुआ था ये इस तरीके का एसआईआर, दैट मींस स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसमें वोटर लिस्ट जो इलेक्टोरल रोल है उसको चेक किया जाता है कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं। कमेंट करके जरूर बताएंगे। डेट आज की 4 अगस्त 2025। और आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। देखो, PWIAS की तरफ से सृजन मेंस 2025 ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जा रहे हैं। शुरुआत हो रही है 6 अगस्त से। ये सभी 2025 में जो भी एस्पिरेंट जा रहे हैं मेंस के लिए, उनके लिए कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में होगी, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में। जो लोग ऑफलाइन देना चाहें उनके लिए पटेल नगर, पटना, प्रयागराज, लखनऊ, इंदौर, जयपुर, ये हमारे ऑफलाइन सेंटर से यहाँ पर जाकर के आप एग्जाम दे सकते हैं। और ऑनलाइन तो पूरे देश के या पूरी दुनिया के किसी भी कोने से आप दे ही सकते हैं। इसमें सिंपल सी बात है, सारी डिटेल्स है वो पिन कमेंट में आपको दे दी गई है, वहां से आप खुद को रजिस्टर कर लें। और शेड्यूल है वो कुछ इस तरीके से रहेगा। शुरुआत होगी 6 अगस्त से। 6, 7, 8 ये शुरुआती जो 3 दिन होंगे, इनमें आपको जीएस का फोकस मिलेगा। जीएस पे फोकस्ड आपके टेस्ट होंगे, जिसमें ऐसे 6 को हो गया, 7 को हो गया GS1 और GS2, 8 को हो जाएगा GS3 और GS4। ये सब कुछ यूपीएससी पैटर्न के अकॉर्डिंग किया जाएगा। फिर एक दिन का ब्रेक मिलेगा 9 अगस्त का, तब आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। फिर 10 अगस्त को आपकी ऑप्शनल की एग्जाम होगी, जिसमें ऑप्शनल के दोनों पेपर्स आप दे पाएंगे। और ऑप्शनल कौन कौन से हैं जो यहां पर एग्जाम कंडक्ट होंगे, देखो इसमें आप देख सकते हैं, मीडियम दोनों होंगे, हिंदी और इंग्लिश। बाकी सब्जेक्ट आपके ऑप्शनल सोशियोलॉजी है, PSIR है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पबएड, हिंदी लिटरेचर, इनके आप टेस्ट दे सकते हैं, राइट। फिर आपको 11 अगस्त का एक और ब्रेक मिलेगा। फिर 12, 13, 14 को अगेन वही आपका जीएस सिमुलेशन है वो रिपीट होगा। फिर 15 अगस्त का अगेन ब्रेक मिलेगा। फिर 16 अगस्त को आपको क्वालिफाइंग जो लैंग्वेज पेपर्स आपके, जिसमें इंडियन लैंग्वेज का कोई एक पेपर लेंगे, जिसमें आप हो सकता है हिंदी ले आए, जो भी आपके लेने की रिक्वायरमेंट है, और एक इंग्लिश, इनका आपका टेस्ट हो जाएगा। इसमें आप मोटा मोटा देखें तो आपको एक पुश मिलेगा, आपको एक एफर्ट देने का मौका मिलेगा कि कैसे हमें आंसर राइटिंग अप्रोच करनी है, कुछ कमी रह रही है तो उसको हम कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है ऑपरेशन अकाल। देखो, ऑपरेशन अकाल बेसिकली जम्मू कश्मीर के कुलगाम में हमारी आर्म फोर्सेस के द्वारा रन कराया गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि 2 टेररिस्ट को नेस्तनाबूद कर दिया, बिल्कुल खत्म कर दिया। तो अकाल नाम क्यों दिया? ये अकाल फॉरेस्ट एरिया है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, वहीं पर ये ऑपरेशन कंडक्ट कराया गया, जिसमें इंडियन आर्मी, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस, इनका पार्टिसिपेशन देखा गया। इसके अलावा भी रिसेंट टाइम में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा कुछ डिफरेंट ऑपरेशंस कंडक्ट कराए गए, जिनमें ऑपरेशन शिव शक्ति है और ऑपरेशन महादेव। ऑपरेशन शिव शक्ति भी LOC जो है जम्मू कश्मीर वाले रीजन में, LOC वाला रीजन, वहां पर पुंछ डिस्ट्रिक्ट के जो कालसियान गुलपुर एरिया है वहां पर कंडक्ट कराया गया था। और ऑपरेशन महादेव, इसकी बात करें तो फॉरेस्ट लिडवाज है, ये एरिया पड़ता है आपका हरवंश श्रीनगर आउटस्कर्ट्स में, वहां पर ये कंडक्ट कराए गए। तो इन ऑपरेशंस का नाम थोड़ा ध्यान रख लेना, किससे संबंधित है ये ध्यान रख लेना। ऑपरेशन शिव शक्ति, ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन अकाल। नेक्स्ट, 71st नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स, फिल्म अवार्ड्स। देखो, अभी 71वां राउंड कंडक्ट हुआ है नेशनल फिल्म अवार्ड्स का दिल्ली में। इसमें हमारे देश की जो बेस्ट मूवीज आती हैं, फीचर्ड एंड नॉन फीचर्ड,
सबसे पहली चीज तो फीचर फिल्म और नॉन फीचर फिल्म में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। इसमें क्या होता है कि जिस भी मूवी की लेंथ 40 मिनट से ज्यादा हो तो मान के चलो वो फीचर फिल्म के तौर पे कंसिडर होती है, जिसमें आपको कहानी की शुरुआत, उसकी मिडिल, बॉडी और क्लाइमेक्स एकदम प्रॉपर समझ में आता है डिटेल्ड मैनर में। वहीं पर नॉन फीचर फिल्म में शॉर्ट फिल्म्स आती हैं जिसमें बहुत छोटे समय में आपको एक शॉर्ट में स्टोरी डिलीवर करने की कोशिश की जाती है। तो इंडियन सिनेमा में जिन फिल्मों ने भी 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 के बीच में रिलीज दिया अपना और परफॉर्मेंस अच्छी दी, उनको ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो अवार्ड्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। नेशनल फिल्म अवार्ड स्टैब्लिश हुए थे 1954 में। इसका मेन टारगेट हमारे देश में सिनेमैटिक एक्सेलेंस को प्रमोट करना। फर्स्ट एडिशन 1953 में था और शुरुआत में नाम नेशनल फिल्म अवार्ड नहीं था, शुरुआत में इसका नाम था स्टेट अवार्ड्स। इसके लिए जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, याद रख लेना। इसके अलावा शुरुआत में जो स्टेट अवार्ड्स थे इनमें क्या क्या चीजें दी जाती थी, दो तो देखो प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल, 2 ही सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट और 12 सिल्वर मेडल दिए जाते थे रीजनल फिल्म्स को। इस तरीके से पूरा मैकेनिज्म था, समझ गए। रीजनल फिल्म्स के लिए सिल्वर मेडल हो गए, बाकी 2 प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल और 2 सर्टिफिकेट मेरिट ऑफ मेरिट हो गए। नोडल मिनिस्ट्री हमने ऑलरेडी देख ली। इसको एडमिनिस्टर करने वाला डिपार्टमेंट कौन सा है, दैट इज डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल सिंस 1973 से मोटा मोटा मिनिस्ट्री के अंडर में ये आपका डायरेक्टरेट ऑफ फिल्म फेस्टिवल काम कर रहा है इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को मैनेज करने के लिए। ये जो आपका नेशनल फिल्म अवार्ड है। 1968 में कुछ चीजें ऐड हुई। क्या हुआ, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड देना स्टार्ट किया गया और सबसे पहला बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था उत्तम कुमार जी को और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया था नरगिस जी को, नरगिस दत्त जो बन गई थी फिर बाद में शादी के बाद, ठीक है। और इनको ये जो अवार्ड दिया गया था ये 1967 की परफॉर्मेंस के बेसिस पे। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड की बात करें तो सबसे पहले बेस्ट एक्ट्रेस की बात करें तो उर्वशी, ठीक है, और बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड दिया गया था उसका नाम भारत रखा गया था। समझिए कि शुरुआत में जो अवार्ड दिए गए थे बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस के, तो उन अवार्ड्स के नाम भी रखे गए थे। तो उर्वशी तो नाम किसका हो गया, जो बेस्ट एक्ट्रेस को अवार्ड दिया गया था, है ना, जो किसको मिला था, नरगिस जी को। और वहीं पर बेस्ट एक्टर अवार्ड दिया रखा गया था, उसका नाम था भारत, वो मिला था उत्तम जी को, ठीक है। मिनिस्ट्री क्या करती है, जिस तरीके से आप, सीधी बात है, एक ज्यूरी बैठेगी, पूरी एंट्रीज आएंगी, भाई कौन कौन रिकमेंड करना चाह रहा है अपनी मूवीज को नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए, वो अपनी एंट्री देंगे। फिर उसके बाद में जो ज्यूरी बैठेगी वो मोर और लेस उसको एनालाइज करेगी कि हाँ भाई कौन सी मूवी एलिजिबल है कौन सी नहीं है, राइट। तो इसके लिए देखो पहले तो क्या होता था कि फीचर फिल्म्स के लिए सेपरेट ज्यूरी, नॉन फीचर फिल्म के लिए सेपरेट और बेस्ट राइटिंग के लिए सेपरेट, इस तरीके से चलता था। बट फीचर फिल्म्स में हमारे पास में कई वेरिएंट अब बढ़ गए, तो ऐसे में थोड़ा चेंज लाया गया 57th एडिशन में। जो नेशनल फिल्म अवार्ड का 57वां एडिशन था उसमें कुछ चेंजेस किए गए। जैसे फीचर फिल्म मैंने बताया 40 मिनट या उससे ज़्यादा की जो लेंथी मूवीज होती हैं उनकी बात करें 40 से ज़्यादा मिनट की, ठीक है, तो उनके लिए 2 टियर सिलेक्शन प्रोसेस कर दिया। एक तो 5 रीजनल पैनल शॉर्टलिस्ट एंट्रीज का कॉन्सेप्ट ला दिया और एक डाल दिया एक नेशनल पैनल सेलेक्ट द विनर्स। इसका मतलब ये हो गया कि नेशनल लेवल पे सिलेक्शन का काम और 5 रीजनल लेवल पे। तो रीजनल लेवल की जो मूवीज रिकमेंड होकर के आएंगी फिर उनको नेशनल लेवल वाला फाइनली फिर अप्रूवल दे देगा। इस तरीके से 2 टियर सिलेक्शन हो गया आपका फीचर फिल्म का। वहीं पर नॉन फीचर फिल्म और जो बेस्ट राइटिंग का उसका अलग से सेपरेट ज्यूरीज स्टैब्लिश की जाती है जो अपने हिसाब से इवेल्युएट करती हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सीधी बात है, वो मूवीज जो इंडिया में प्रोड्यूस हुई है, जिनके डायरेक्टर और मेकर्स इंडियन नेशनल्स हैं, जिनके पास में इंडियन सिटीजनशिप है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, समझ गए। हाँ, अगर कोई मूवी इंडिया में प्रोड्यूस हुई है, इंडिया के डायरेक्टर्स हैं, बट मेकर्स की बात करें, जैसे प्रोडक्शन की हम बात करें, तो वहां पर अगर फॉरेन एंटिटी की भी अगर रोल है ना, तो इसमें यह देखा जाएगा कि क्या ये ऊपर के 3 क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं। मतलब इंडियन मेकर्स तो डेफिनेटली इसमें इन्वॉल्व हों, अगर हैं तो फिर वो एलिजिबल हो जाता है। तो ये ध्यान रख लेना है कि प्रोड्यूस इंडिया में हो रखी हो, डायरेक्टर है वो इंडियन नेशनल हो और मेकर्स भी इंडियन नेशनल हो, तो वहां पर एलिजिबिलिटी क्लियर हो जाती है कि आप नेशनल फिल्म अवार्ड्स के लिए एलिजिबल है अपनी मूवी को एनरोल करने के लिए। फॉरेन एंटिटी की इन्वेस्टमेंट है कोई बात नहीं, बट वहां पर इंडियन मेकर्स जरूर होने चाहिए साथ में, ठीक है। अवार्ड रिकॉग्निशन की बात करें तो जो भी विनर्स होते हैं उनको मेडल, कैश प्राइज और सर्टिफिकेट ऑफ मेरिट दिए जाते हैं। जैसे कि जो विनर्स हैं उनको एक तो स्वर्ण कमल, जिसको गोल्डन लोटस अवार्ड भी बोला जाता है, वो 6 कैटेगरीज में तो दिया जाता है
फीचर फिल्म को, ठीक है, दो कैटेगरीज में दिया जाता है, नॉन फीचर फिल्म्स को और एक आप कह सकते हो सिनेमा कैटेगरी में। तो ओवरऑल इस तरीके से गोल्डन मेडल जो है वो इस तरीके का हो गया, स्वर्ण कमल जिसको बोल दिया। और बाकी जो आप कह सकते हो रिमेनिंग बाकी जितने भी कैटेगरीज हैं उन सब में रजत कमल दिया जाता है, सिल्वर लोटस अवार्ड दिया जाता है। तो गोल्डन वाली आप याद कर लोगे तो बाकी बची हुई सारी की सारी सिल्वर में चली गई। अब टॉप अवार्ड विनर्स की बात करें जिनको अभी 71st राउंड में दिया गया, 2023 की जो मूवीज थी, बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया ट्वेल्थ फेल, और उसके डायरेक्टर कौन थे, विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर की बात करें तो जवान मूवी के लिए शाहरुख खान को और वहीं पर ट्वेल्थ फेल के लिए विक्रांत मैसी को। इसके अलावा बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया रानी मुखर्जी को, मूवी आई थी चटर्जी वर्सेस नॉर्वे, मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे। बेस्ट डायरेक्टर का सुदीप्तो सेन केरला स्टोरी के लिए। सपोर्टिंग बेस्ट एक्टर के तौर पे विजया राघवन, ठीक है, पुक्कालम मूवी के लिए, और एम एस भास्कर पार्किंग मूवी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस उर्वशी उलुजुको। इसके अलावा हिंदी बेस्ट फिल्म कथल, बेस्ट मलयालम फिल्म उलुजुकू, बेस्ट तमिल फिल्म पार्किंग और बेस्ट तेलुगु फिल्म भगवंत केसरी। इस तरीके से मूवीज को रिकॉग्निशन दिया गया और उनको अवार्ड्स दिए गए। अब आ जाइए आप नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज अल सल्वाडोर, प्लेसेस इन न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। होता क्या है, अल सल्वाडोर में अभी रिसेंटली वहां की लेजिस्लेचर ने कुछ ऐसे अमेंडमेंट किए हैं जो कि किसी भी प्रेसिडेंट को इनफाइनाइट टाइम कितनी ही बार वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और टेन्योर भी है वो 6 साल का कर दिया। मतलब जो प्रेसिडेंट एल सल्वाडोर के उनके हाथ में पावर और ज्यादा आ गई कुल मिलाकर के, और अभी प्रेसिडेंट है वहां पर नाइब बुकेले, ठीक है। अब एल सल्वाडोर के बारे में थोड़ा जानते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये सेंट्रल अमेरिका के इस्थुमस वाले पोर्शन में लोकेटेड है जो कि नॉर्थ अमेरिका को साउथ अमेरिका के साथ कनेक्ट करता है। दूसरा, इसके साथ में बॉर्डरिंग कंट्रीज, इस तरफ देखोगे तो आपको ग्वाटेमाला दिखेगा, इस तरफ देखोगे तो आप एक सेकेंड, मतलब इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ एल सल्वाडोर के इस तरफ यहां पर तो आपको मिल जाएगा ग्वाटेमाला, और इस तरफ ईस्ट की तरफ मिल जाएगा हॉन्डुरस, राइट। वहीं पर साउथ की तरफ देखोगे तो इसके पैसिफिक ओशन देखने को मिल जाता है, ठीक है जी। ये आपको मोटा मोटा याद रखना। अल सल्वाडोर एक छोटा सा कंट्री है इधर की तरफ इस इस्थुमस में, ठीक है। इस कंट्री के साथ में क्या यूनिकनेस है कि ये इकलौता सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है जो कि कैरेबियन सी के साथ में कोस्टल लाइन शेयर नहीं करता, क्योंकि उस तरफ इसके हॉन्डुरस आ गया, राइट। तो कुल मिलाकर के देखें तो ये केवल और केवल पैसिफिक ओशन के साथ में अपनी कोस्टल लाइन बनाता है। फिर आ जाओ इसमें लोकेशन, हेमिस्फेयर पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और वेस्टर्न हेमिस्फेयर, मतलब आप इस तरीके से अर्थ को 4 हिस्सों में डिवाइड करोगे ग्रीनविच लाइन से और आपकी इक्वेटर से, तो पता पड़ेगा कि इस वाले हेमिस्फेयर में आपका आ गया, ये समझ गए। कैपिटल है सैन सल्वाडोर। ज्योग्राफिकल फीचर्स की बात करें तो वॉल्केनिक टेरेन है, क्योंकि मोरलेस आपने क्या देखा, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर जो है उसी के किनारे उसी पे बसा हुआ है, तो यहां पर वॉल्केनिक एरप्शंस दिखेंगे। और यहां पर सबसे बड़ा मेन वॉल्केनो है, दैट इज वॉल्केन कैप्रेस्टिक्यू, ठीक है, कैप्रेस्टिक्यू, ओके। हाईएस्ट पीक है सेरो एल पीटल जिसकी हाइट 2730 मीटर्स है। हॉन्डुरस के साथ में बॉर्डर करते टाइम पे यहाँ पे लोकेशन मिल जाएगी आपको। मेजर लेक्स, यहाँ पर लेक्स किसके बेसिस पे बनेगी, जो वॉल्केनो इरप्शन हुआ और उसका जो टॉप था वहां पर फिर जो क्रेटर था वहां पर फिल हो गया पानी, उसके चलते वॉल्केनिक क्रेटर, जिसमें लेक इलोपेंगो, लेक कॉटेपेक और लेक गुइजा। लेक गुइजा जो है ये यहाँ की लार्जेस्ट नेचुरल लेक है। क्लाइमेट की बात करें तो पहाड़ी एरिया ना जो थोड़ा हाइट पे है, ठीक है, वहां पर या प्लेट्यू रीजन है वहां पर आपको मॉडरेट टेम्परेचर दिखेगा, बट जैसे जैसे आप हाइट से नीचे आओगे ना ऑल्टीट्यूड वाइज, तो आपको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट वहां पर देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो आपको पता है ये पैसिफिक ओशन के साथ में अपनी कोस्टल लाइन शेयर करने वाला कंट्री। अब यहां पर देख लो, ये है हॉन्डुरस इधर, ये ग्वाटेमाला, और साउथ में आ गया पैसिफिक ओशन। डन। यहां पर आपको मिलेंगे लेदरबैक सी टर्टल, हॉक्सबिल सी टर्टल, ग्रीन सी टर्टल, ऑलिव रिडले, ये यहां पर देखने को मिल जाएंगे। माइग्रेटरी स्पीसीज हैं, दूर दूर तक जाती रहती हैं, तो ये कोस्टल एरिया में है तो यहां पर मिलने का स्कोप बन जाता है। नेक्स्ट, तुलसीदास जी। देखो, उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ने ट्रिब्यूट पे किया है तुलसीदास जी को उनके 500वें बर्थ एनिवर्सरी पे। कहां पे? चित्रकूट, उत्तर प्रदेश में। तो थोड़ा तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। बात कुछ ऐसी है, तुलसीदास जी 1532 से 1623 तक इनका ये टेन्योर रहा लाइफ का। पैदा हुए थे राजापुर, उत्तर प्रदेश में। इनको वैष्णवाइट सेंट के तौर पे माना गया
और इन्होंने ही विष्णु भगवान के एक रूप भगवान राम को जिस तरीके से पूजा, जिस तरीके से एक अपनी क्रिएशंस में इन्वॉल्व रखा, तो वो ही आज के टाइम पर कितनी ज्यादा रेलेवेंस रखती है आप जानते हैं। इनका मेन नाम तो था रामबोला दुबे, और जो मुगल एम्परर की बात करें तो अकबर के टाइम के ही ये थे। ठीक है, फिर आ जाइए आप किस तरीके से उन्होंने इंडियन स्पिरिचुअलिटी में काम किया। देखो, भक्ति ट्रेडिशन को इन्होंने रिवाइवल दिया, और राम के लिए तो आपको पता ही है कि राम जी का नाम जब नाम आता है तो तुलसीदास जी तो कहीं जाते ही नहीं है, आते ही हैं साथ में। इन्होंने मॉरल, स्पिरिचुअल, कल्चरल हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देश में चाहे कितनी ही पॉलिटिकल उथल पुथल रही हो, पर इन्होंने इन एस्पेक्ट्स में लोगों को बनाए रखा कि भाई अपनी मोरालिटी, अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और अपनी सांस्कृतिक जो भी है, जो विरासत है, उसको हम कंटिन्यू रखें। उसके लिए इन्होंने बड़ा काम अच्छे से किया। काम कौन कौन से थे? रामचरितमानस कौन नहीं जानता भाई, अवधि में लिखी हुई, जो कि बहुत फेमस। विनय पत्रिका इन्होंने लिखी, जिसमें भगवान राम को इन्होंने खुद को सरेंडर किया, साथ ही साथ उनसे संबंधित हाइम्स लिखी। हनुमान चालीसा के बारे में कौन नहीं जानता, ठीक है। हनुमान जी की गुण और उनकी ताकत, उनकी स्ट्रेंथ को प्रेज करते हुए हनुमान चालीसा लिखी। इसी के अलावा कवितावली और गीतावली इन्होंने फिलोसॉफिकल और डिवोशनल थीम्स के ऊपर लिखी। फिर दोहावली इन्होंने लिखी, 573 दोहा जो कपलेट्स होते हैं, और 85 सोरठाज उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, जो कि मॉरल, स्पिरिचुअल और फिलोसॉफिकल टीचिंग आपको देते हैं। अब यहां पर दोहा और सोरठा में एक अंतर आपको पता होना चाहिए। आपको पता है कि जब भी हम दोहे पढ़ते हैं कोई भी, ठीक है, जैसे मैं मान लो कि अभी कबीर जी का एक दोहा बता दो, है ना, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपके गोविंद दियो बताए। इस तरीके से 4 पार्ट्स में डिवाइडेड हो गया। तो दोहा में तो क्या होता है, दोहा जो होता है कपलेट जिसको बोलते हैं, उसमें तो फर्स्ट और थर्ड जो पार्ट है उसमें आपको 13 मात्राएं मिलेंगी, और वहीं पर सोरठा में क्या होता है, सेकंड और फोर्थ वाला जो पोर्शन है वहां पर आपको 13 मात्राएं मिलेंगी। 13 मात्राएं हिंदी में, हिंदी की जो मात्राएं होती है वो, ये डिफरेंस होता है, समझ गए। अब तुलसीदास जी की लेगेसी की बात करें तो इनके द्वारा जो स्पिरिचुअल रेजिलियंस इंडिया को दी गई, कल्चरल यूनिटी के लिए इन्होंने जो काम किया, वो आज भी देश को इंस्पायर करता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से तुलसीदास जी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जो हमने कवर कर लिया। अब लास्ट में आप लोग ये कवर करिए, नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करें तो इनकी स्थापना क्या 1954 में हो गई थी? बिल्कुल ठीक है। Which of the following Central American country is known for having a coastal line exclusively on the Pacific Ocean, notably without a Caribbean coastal line? That is कोस्टा रिका? नो, अल सल्वाडोर अभी हमने बात की। और विनय पत्रिका की बात करें तो ये कबीरदास जी के द्वारा लिखी हुई है? नहीं जी, अभी हमने बात की तुलसीदास जी के द्वारा। ठीक है, अब आपको चाहिए होगी इसकी पीडीएफ। पीडीएफ के लिए इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लो, टेलीग्राम चैनल है, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी जो हमने अभी पढ़ाई की। ओके जी, इस सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।